जब स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे थे मोदी जी तो विदेशी कैमरे में बोल रहे थे। उनकी घड़ी स्विट्जरलैंड की है, उनका चश्मा इटली का है, फोन अमेरिका का है, पेन जर्मनी का है, जूता विदेशी, कपड़ा विदेशी, सारे ब्रांड विदेशी। मेरे देश के लोगों, मैं पूरी तरीके से विदेशी बन चुका हूँ। कभी भी झोला लेकर भाग जाऊंगा, तुम लोग स्वदेशी बन जाओ। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उनसे सावधान हो जाना चाहिए। रोजगार के नाम पर हमारा भविष्य अंधकारमय है तो उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांग। पेपर लीक पे पेपर लीक, लेखपाल की भर्ती होगी, पेपर लीक, शिक्षक की भर्ती होगी, पेपर लीक। जातियों के नाम पर जिस प्रकार से भेदभाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अधिकार छीना जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनका आरक्षण मारा जा रहा है, थानों में उनका उत्पीड़न हो रहा है, सरकारी विभागों में उनका उत्पीड़न हो रहा है। तुमने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, खाने पीने के सामानों का दाम बढ़ा दिया। तो जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से में लूटे गए हैं। अपने दोस्तों को लाखों करोड़ का मुनाफा कमाया। जब हमारे जवानों की शहादत हुई 2020 में, उसके बाद से भारत की सरकार ने चाइना से 39 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है। वो कह रहा है हमारे हाथ तो काम नहीं है, नौकरी दो। हम दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, हमें नौकरी दो। हम लोन लेके पढ़ाई करते हैं, हमारे पिता, हमारे माँ बाप कठिनाइयां बर्दाश्त करके हमें प्रयागराज में, कभी लखनऊ में, कभी कानपुर में, कभी नोएडा में पढ़ाते हैं और नतीजा जीरो निकलता है। रोजगार के नाम पर हमारा भविष्य अंधकारमय है तो उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है। और क्या हो रहा है उसके साथ? पेपर लीक पे पेपर लीक। लेखपाल की भर्ती होगी, पेपर लीक। शिक्षक की भर्ती होगी, पेपर लीक। सिपाही की भर्ती होगी, पेपर लीक। दरोगा की भर्ती होगी, पेपर लीक। यहां तक कि पीसीएस जे की भर्ती में भी पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी जो परीक्षा जुडिशरी के लिए होती है, जिससे न्यायाधीश का चयन होता है, उसमें भी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया और लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ इससे। जो नौकरियां चल रही हैं उनमें अलग प्रकार का कष्ट है। शिक्षा मित्र अलग आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, आंगनबाड़ी अलग संघर्ष कर रही हैं। अभी टीचर्स के लिए एक अलग फरमान आ गया है कि टीटी पास कीजिए वरना आपको भी निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो पूरा उत्तर प्रदेश रोजगार के मायने में आज जीरो पे खड़ा है, जीरो पे। इसलिए इस यात्रा का महत्व है और मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर सरयू से संगम तक की पदयात्रा का नाम हमने दिया है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। दो विषय जो मैंने कहा उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है। नंबर 1 रोजगार दो और दूसरा सामाजिक न्याय का मुद्दा। जातियों के नाम पर जिस प्रकार से भेदभाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस प्रकार से समाज के पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनका आरक्षण मारा जा रहा है, थानों में उनका उत्पीड़न हो रहा है, सरकारी विभागों में उनका उत्पीड़न हो रहा है, हर चीज में उनको रिश्वत देनी पड़ रही है, जातीय भेदभाव का दंश झेलना पड़ रहा है।
तो इसलिए वो सामाजिक न्याय की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू होनी चाहिए। इसलिए दूसरा जो मुद्दा हमने रखा है वो सामाजिक न्याय का मुद्दा है। तो हमारी इस यात्रा का जो नारा है वो है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, सरयू से संगम तक की ये हमारी यात्रा है। और इसमें जो जनपद पड़ेंगे अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये 4 जनपदों से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी और इनकी बाजारों में, इनके गांवों में, जहां कहीं भी संभव होगा, रास्ते भर हम लोग सभाएं करते हुए, मीटिंगें करते हुए, पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ेंगे। करीब करीब 200 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी और इसमें हमारे 3 प्रांत जो प्रमुख रूप से हैं उनके साथी शामिल होंगे। एक है अयोध्या प्रांत, दूसरा है बौद्ध प्रांत और तीसरा है काशी प्रांत। इन 3 प्रांतों के अध्यक्ष और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जिलों के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शामिल होंगे। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले शाम को 5 बजे मोदी जी आए। मोदी जी प्रकट हुए मीडिया के सामने और मोदी जी ने प्रकट होकर मोदी जी को खूब डांटा, खूब जोर जोर से डांटा और पूरे देश को अपनी डांट सुनाई। और मोदी जी ने मोदी जी से कहा, हे मोदी, तूने 8 साल तक देश की जनता को जीएसटी के नाम पर लूटा। मेरे रहते हुए तूने देश की जनता को लूटा। 8 साल में 127 लाख करोड़ रुपए का टैक्स इस देश की जनता से लूटा। मोदी जी ने मोदी को डांटा कि 8 साल में 127 लाख करोड़ रुपए तुमने कैसे लूट लिया। यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको नहीं पता था कि तुम ऐसी गलती कर रहे हो। तुमने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, खाने पीने के सामानों का दाम बढ़ा दिया, गाड़ी का दाम बढ़ा दिया, बाइक का दाम बढ़ा दिया। तो मोदी जी ने मोदी जी को बहुत डांट लगाई और फिर कहा कि अब हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे टैक्स वसूला जाता है। बोले, मैं बोल तो रहा हूं बचत उत्सव, अब बचत उत्सव मनाया जाएगा देश में, लेकिन वो बचत उत्सव दरअसल चपत उत्सव है। और हमारे देश की जनता हर्षोल्लास के साथ चपत उत्सव मना रही है और उनके जितने नेता हैं सब चपत उत्सव मनाने में निकल पड़े। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चपत उत्सव। ये क्या है चपत उत्सव? कहने लगे, साहब, जो फिनिश आइटम है उस पे हमने टैक्स 0 कर दिया। फिनिश आइटम यानी कि एक नोटबुक मान लीजिए तैयार होती है फिनिश होके, तो फिनिश आइटम हो गया। नोटबुक आपको मिलती है हाथ में, उसमें टैक्स 0 है। लेकिन वो नोटबुक बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया। 12% का टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया और 5% का टैक्स जो फिनिश आइटम पे था उसको घटा के 0 कर दिया। तो मोदी जी ने मोदी जी को सिखा दिया कि ऐसे चपत उत्सव मनाया जाता है, टैक्स तो ऐसे लगाया जाता है, तुम्हें पता ही नहीं था 8 साल तक। तो इसलिए ये जो जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से 8 वर्षों में लूटे गए हैं, वो पैसा देश की जनता को वापस होना चाहिए। आपने इस देश के लोगों को कंगाल बना दिया,
अपने दोस्तों को लाखों करोड़ का मुनाफा कमाया। उन्होंने देश के अंदर तमाम संपत्तियों पर कब्जा कर लिया मोदी जी की कृपा से। और अब जब लोग पूरी तरीके से कंगाल हो गए, तब आपको याद आ रहा है कि अब आप जीएसटी में नई क्रांति करने जा रहे हैं और इसमें भी धोखा आप देश के लोगों को दे रहे हैं और स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं। जब स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे थे मोदी जी, तो विदेशी कैमरे में बोल रहे थे। उनकी घड़ी स्विट्जरलैंड की है, उनका चश्मा इटली का है, उनका फोन अमेरिका का है, उनका पेन जर्मनी का है, उनका जूता विदेशी, कपड़ा विदेशी, सारे ब्रांड विदेशी, हेलीकॉप्टर विदेशी, जहाज विदेशी, कारों का काफिला विदेशी। तो मोदी जी कह रहे हैं, मेरे देश के लोगों, मैं पूरी तरीके से विदेशी बन चुका हूं, कभी भी झोला लेकर भाग जाऊंगा, तुम लोग स्वदेशी बन जाओ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है अडानिस्तानी। सर मोदी जी के ये गाना है उनका। सर मोदी जी के फिर भी दिल है अडानिस्तानी। तो उनका, वो इंडिया के प्रधान, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए इस देश के लोगों को उनसे सावधान हो जाना चाहिए। जितने दिन तक आप उनके छल कपट परपंच में फंसते रहेंगे, उतने दिनों तक आपका भला तो होने वाला नहीं है। मेरी बात सुनने में शायद बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है। संजय जी, मोदी जी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, क्या उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए? देखिए, 75 साल उनके पूरे हो चुके हैं जी। लेकिन अब उनके गुरुदेव ने भी कह दिया है कि हमारी जब तक शक्ति है हम काम करते रहेंगे। और मोदी जी ने भी कह दी, मतलब मोदी जी कह नहीं रहे हैं, जो गुरुदेव ने ही कह दिया है तो मोदी जी को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो नियम कानून सब दूसरों के लिए है, नियम कानून सब दूसरों के लिए है। आप स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो जिनपिंग के साथ मिलकर गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, मैंने पार्लियामेंट में भी बोला है कि जब हमारे जवानों की शहादत हुई 2020 में, उसके बाद से भारत की सरकार ने चाइना से कितना सामान मंगाया? 39 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है हमने। चाइना से 39 लाख करोड़ रुपए के सामान खरीदे हैं। कब? गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए। और यहां लोगों से कह रहे थे चीन के सामानों का बहिष्कार करना है, चीन के सामानों का बहिष्कार करना। अंधभक्त भी बेचारे जुट गए, कहने लगे सैमसंग का स्टोर तोड़ डालो, चीन का सामान अब नहीं इस्तेमाल करना है। और पता चला मोदी जी 39 लाख करोड़ रुपए का सामान मंगा रहे हैं। तो इसलिए ये बेवकूफ बनाने का काम ये दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। आप लोग बेवकूफ बनते रहिए, मोदी जी अपना होशियारी से काम कर रहे हैं। 75 साल क्या, उनका बस चले तो 175 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे, उनको कौन रोक लेगा? वैसे भी वो महामानव है। देखिए, वो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं, वो 75 साल वाल की सीमा उनके लिए नहीं लागू होती, वो 175 साल तक भी राज कर सकते हैं। नहीं, देखिए, न्याय की प्रक्रिया में अगर आप लोगों पे मुकदमे लगा लगा के उनको जेल में डालते हैं, तो कोर्ट अपना काम करती है, देर से ही सही। तो इसलिए न्यायालय के सामने उनके वकीलों ने जो दलीलें रखी हैं, जिस तरीके से उसकी लड़ाई ली, उसके आधार पर उनको जमानत मिली है। जहाँ जहाँ भाजपा है, उनका काम यही है, विपक्षी लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना, एक ही काम है उनका। हाँ, एक मुद्दा और है जो ये अभी विनोद दिवाकर जी, माननीय न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के एक आदेश दिया, जिसको आधार बना के योगी जी की सरकार ने एक फरमान जारी किया कि भाई आप जाति नहीं लिख सकते। अब सवाल ये है कि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? आरक्षण की व्यवस्था इसलिए है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है,
तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई जो 0 पॉइंट पे खड़ा है पहले उसको 20 किलोमीटर आगे पहुंचाओ, तब उसमें प्रतियोगिता कराओ तो बात समझ में आती है। तो इसलिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई कि समाज के पिछड़े, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी लोगों को जो हजारों वर्ष से जातीय उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा। नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, पढ़ाई में आरक्षण दिया जाएगा। यह व्यवस्था लागू की गई। जाति सूचक शब्दों से गाली देने पर कानून में धारा है, वो व्यवस्था लागू की गई। तो ये कड़वी सच्चाई है जाति, उससे आप आंख पे पट्टी नहीं बांध सकते। अगर जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जाति के आधार पर बगल में बैठ के खाना नहीं खाने दिया जाएगा, जाति के आधार पर किसी के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाएगा, तो जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न के केस में कार्रवाई करनी पड़ेगी और कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।